महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट वर्ष 22-23 उसके संदर्भ में मैं मेरी बात रखना चाह रहा हूं और आपने अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, बजट तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया, लेकिन रात भर नींद हमारी खराब हो गई। ये हकीकत बयां कर रहा हूं मैं। सभापति महोदय, हम ज्यों ही यहाँ से निकले और हमारे टेलीफोन ऊपर टेलीफोन, पूरी रात कम से कम 300 टेलीफोन कार्यकर्ताओं के आए होंगे और उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं। मैंने कहा क्या बात हो गई कि हमारे पटाखों की आवाज़ सुन लो आप, तो वही बहुत है, आगे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने करिश्मा करके दिखा दिया। किसी वर्ग घटक किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा, सबके लिए इस बजट में आपने मुख्यमंत्री जी ने सब सुविधाएं की है। ये सत्य है, आप नकार नहीं सकते हो। अरे मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को, दीन सबका लखत है राठौड़ साहब, दीन सबका लखत है, दीनन को लखे न कोई, जो दीनन को लखे वो दीन बंधु होए। तो ये मुख्यमंत्री जी वो काम किया है, उन गरीब तबके का भी ध्यान रखा, उस महिला का, विधवा महिला का भी ध्यान रखा है। तो दीन बंधु यूं नहीं हुआ जाता है, बातों से विजन चाहिए। जैसे आपके उन नेता का विजन, वो बात विजन की करते हैं, विजन चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का विजन था, जो आपने तो उस पेंशन को रोका, और ये विजन मुख्यमंत्री जी का। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सिरियारी गांव है, वहाँ से हमें 2 राज्यसभा के सांसद भी मिले, स्वर्गीय विजय सिंह जी और दलपत सिंह जी। मैं वहाँ के एक जो आर्मी के अंदर भोपाल सिंह नाम के व्यक्ति थे, भोपाल सिंह जी, उनको गोरों की सरकार ने, मेरी बात को गौर से सुनना, मैं प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूँ, गोरों की सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में उत्कृष्ट कार्य करने पर उनकी 3 पीढ़ी को पेंशन जारी की, 3 पीढ़ी को। और आपने, ये विजन है आपका, क्या आपने खुद की नौकरी की हुई उसकी भी पेंशन बंद? ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, आपको स्वीकार करना होगा। और मैं उस दिन सबके चेहरे पढ़ रहा था, कई हमारे प्रतिपक्ष के साथी कई चीज़ों पे मेज भी थपथपाई है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल थपाई, आप कैमरा में देख सकते हैं। मैं, सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा योजना, ये हमारी चेयरपर्सन यूपीए की श्रीमती सोनिया जी गांधी की सोच है। वो दिन मुझे याद है जब मैं प्रधान था और तब अकाल की स्थिति होती, और उस अकाल की स्थिति के लिए लोग गिड़गिड़ाते थे कि अकाल राहत कार्य प्रारंभ करवाएं। और वो स्थिति मैंने आंखों से महसूस की है कि अकाल राहत कार्य प्रारंभ होते, जिस दिन नया सप्ताह चालू होता, मजदूरों के लिए पूरा गांव उलट जाता वहाँ पे। और मजदूर कितने लगते सभापति महोदय? मात्र 20 और 25, और बाकी 80% लोग वापस मुंह उतार के घर जाते, क्योंकि रोजगार की आवश्यकता थी। और इन सब बातों को महसूस करके, ये भी विजन है हमारी नेता का, और सब बातों को महसूस करके ये मनरेगा योजना जो लागू की है, और 100 दिन के लिए। और मुख्यमंत्री जी का विजन को देखो, शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा योजना लागू कर दी, और साथ ही साथ सभापति महोदय 125 दिन कर दिए, जो हम किसी ने शायद मांग नहीं की होगी, लेकिन दीन को लखे वो दीन बंधु होए, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सभापति महोदय,
मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किसी ने कल्पना नहीं की। मुझे याद है वो दिन जब एक 10 रुपए की गोली लेने के सक्षम लोग नहीं थे, अपने सिर पे पट्टी बांध के दिन भर काम चला लेते थे, और मुख्यमंत्री जी ने जो इसमें कदम बढ़ाए हैं, हम और आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। पूरे विश्व में सराहना हुई है इसकी। और देश का पहला राज्य ये राजस्थान, इन्होंने जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने दूसरी बार, तब आपने ये योजना लागू की थी और उसको बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिए। कल ही मेरे पास में रात को कार्यकर्ता का फ़ोन आया कि साहब एक कोई बीमार है, उनके लिए क्या करें। मैंने कहा आप चिंता मत करो, 10 लाख रुपए तक तो निःशुल्क है और उसके आगे भी होगा तो देखा जाएगा। इस राज्य के अंदर कोई भी बिना इलाज से ऐसा नहीं हो कि कोई अपने परिवार को खो दे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय को कि मुख्यमंत्री महोदय ने इसके साथ ही सभी अपन राजस्व, अभी शिविर लगे थे, हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी आए वहाँ पे, हम सभी उन शिविरों में गए थे। और उन शिविर में सबसे महत्वपूर्ण मांग हर गांव पंचायत के अंदर जो रही है, ग्राम पंचायत में, वो रही सभापति महोदय उस शिविर में कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाए। जो आपने काट दिए थे खाद्य सुरक्षा के नाम, वो नाम जोड़े जाए। और उसके लिए मैंने पिछली बार भी महामहिम के उस पर बात रखी थी अपनी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसका ध्यान रखते हुए 10 लाख परिवारों को इससे जोड़ने की बात कही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने उस वर्ग का भी ध्यान रखा जो वर्ग आज दिन तक लोगों की एक मानसिकता बनी हुई थी कि ये वर्ग तो अपना आप में बहुत संपन्न है। और EWS की जो मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की और आरक्षण में भी सभी बंधन से मुक्त कर दिया, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। और अभी 1000 करोड़ का जो कोष उन्होंने स्थापित किया है 100 करोड़ का, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। आज सभी कार्यकर्ताओं के आए बात टेलीफोन के, आपको इस बात को तो हमारी तरफ से धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देना। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विकास, पर्यटन एक हमारा ऐसा व्यवसाय है जो सरकार का जीरो इन्वेस्टमेंट, किसी तरह का सरकार का कोई पैसा नहीं लगता है और हजारों हजार लोगों को रोजगार उससे मिलता है। कोरोना काल में बहुत ही हालत खराब हो गई सभी इन व्यवसाय वालों की, और मुख्यमंत्री जी ने जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी उसको उद्योग का दर्जा दिया और उस उद्योग के दर्जे से उनको कई तरह के लाभ मिलेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वास्तव में सभी वर्गों का, घटकों का आपने ध्यान में रखते हुए आपने ये बजट प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, पिछली सरकार में ऊंट को हमारे मंत्री महोदय विराजमान है राज्य पशु घोषित किया, और वो कुछ सोच के साथ में किया होगा। निश्चित रूप से वो सकारात्मक सोच रही है, मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसा रहा, लेकिन उसकी वजह से आज ऊंट प्रजाति हमारी विलुप्ति की कगार पे है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट, अगर आप गणना देख लें। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य खुशवीर सिंह जी के वक्तव्य पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए, सदन का समय बढ़ाया गया। धन्यवाद। आप भी समय का ध्यान रखेंगे। सभापति महोदय, सबको धन्यवाद। सभापति महोदय, ऊंट निश्चित रूप से इस सोच के साथ में राज्य पशु घोषित किया कि कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हुआ, कोई भी चीज जब तक वाइबल नहीं होगी उसको आप किसी सहारे से खड़ा नहीं कर सकते हो। खुद को अपने पांवों पे खड़ा करने के लिए वो सोच चाहिए। और सर्वाधिक ऊंट मैं कह रहा था मेरे गांव में
ढाणी है, अंजी की ढाणी जहाँ मैं रहता हूँ, उस गांव में 5000 ऊँट थे मंत्री महोदय, मैंने देखे अपनी आंखों से। और आज मैंने यहाँ आने से पहले मैं गया ढाणी में और सभी पशुपालकों को इकट्ठा करके पूछा तो उन्होंने कहा था 27 ऊँट रहे। कितने? मात्र 27। ये विचारणीय बिंदु है। कई प्रजातियां हमारी विलुप्त होती जा रही है। आज जो हमारा विकास हुआ है, पहले ये राजसमंद का बांध, जयसमंद बांध जो निर्मित हुआ है, उसमें जो पशु काम आते थे, गधे, वो समाप्त हो गए, विलुप्ति की कगार पे, कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं चाहूँगा इसके बारे में सभापति महोदय कि जो विलुप्ति की कगार पे हमारे पशुधन जो है, हमारे मवेशी है, हमारे चाहे वन्य जीव है, उनको संरक्षण प्रदान करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं इस पर एक सुझाव देना चाहूँगा सभापति महोदय कि जो आज DMFT का फंड जो इस धरती माँ के छेदन करके, विकास के नाम पे धरती का विनाश करके हम अर्जित करते हैं, वो 50% हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए, हमारे वैसे विलुप्त होते पशुओं के लिए, उनके लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। ये प्रावधान किया जाए सर्वसम्मति से निर्णय लेके कि आज जिस पे हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हम कमरों का निर्माण कर रहे हैं, तो 50% राशि क्षतिपूर्ति उस चीज़ की होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं फसल बीमा योजना बहुत पहले से लागू है। हम नाम परिवर्तन करके प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कह सकते हैं हम। ये फसल बीमा कंपनियों का जो खेल है, बहुत निराला खेल है। इसके लिए हमें विचार करना होगा। वो जो क्रॉप कटिंग सैंपल जो लिए जाते हैं, उस पे किसी को नहीं बुलाया जाता, न उस किसान को वहाँ बुलाया जाता है। मन मर्जी से सैंपल लेकर वो फसल खराबा नहीं बताते हैं और वो इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और मैं सुमेरपुर की बात कर रहा हूँ। सुमेरपुर में पिछले वर्ष का 2 वर्षों से जो फसल बीमा है, वो आज दिन तक वो उन सुमेरपुर वासियों को वो राशि नहीं मिल पाई है। तो इसके लिए पारदर्शिता लाई जाए ताकि हम सही लाभ किसानों को दिला सकें। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कृषि बजट अलग से रखा है, बहुत अच्छी बात है। और उसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। जो आज हम जहर खा रहे हैं, उस जहर के बचाव के लिए शुरुआत का जो कदम उठाया है, वास्तव में सराहनीय कदम है। हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कृषि बजट की जब बात करते हैं, जब कृषि की बात आती है, तो मैं हमारे राजस्थान के लोक देवता श्री तेजाजी महाराज कंवर तेजाजी को याद कर मैं नहीं रहूँगा। तेजाजी महाराज हमारे लोक देवता है। आज भी किसान जब खेत में हल लेके जाता है तो पहले जुताई से पहले तेजाजी महाराज को नमन करता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस किसान की फसल कभी खराब नहीं हो सकती है, चाहे पाला गिरो और चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रॉस्ट, किसी तरह का नुकसान उस फसल को नहीं हो। ये मान्यता आज भी है और ये सत्यता भी है। तो तेजाजी महाराज ने जो कृषि के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाया, उन्होंने पहले हमारी कृषि जो होती थी मंत्री महोदय, वो ब्रॉडकास्टिंग से फसल बीज बुआई किया जाता था। ब्रॉडकास्टिंग से हाथ से छींट के बीजों को वो फसल बुआई की जाती थी। लेकिन सीड ड्रिल द्वारा अगर किसी ने शुरुआत की है तो वो तेजाजी महाराज ने, उसमें वो कृषि वैज्ञानिक भी हम उनको कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत उससे, तब से हमारे देश के अंदर ये सीड ड्रिल से जोताई शुरू हुई है। और सीड ड्रिल के बाद क्रांति घट गई किसानों के लिए। फसल जो पहले प्रोडक्शन होता उससे 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों का भी ध्यान रखा है।
हमारे साथी कई कह रहे थे पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे थे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और वो आप नेट पे जाके सर्च कर लेना कि 2008 में जब ओपेक कंट्रीज़ के अंदर जो ऑयल प्रोडक्ट कंट्रीज जितनी है उनके अंदर पेट्रोलियम की कीमत प्रति बैरल $135 थी, $135। और 2008 में और डीजल और पेट्रोल की कीमत आप देख लेना कृपा करके, उस वक्त डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या थी। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमत बीच में तो $30 तक आ गई थी और हमारे यहाँ सेंचुरी लगा रहे हैं। ये निर्धारण केंद्र सरकार करती है। जो गैस के अंदर हमें सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके लिए और डीजल और पेट्रोल के भाव केंद्र सरकार को कम करने चाहिए। लोगों की आर्थिक स्थिति इससे सुधरेगी, कम नहीं होगी। समाप्त करें माननीय सर, एक दो तीन बिंदु पे सभापति महोदय, हमारे राजस्व मंत्री महोदय विराजमान है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद में 1954 और 1959 में एक सीलिंग एक्ट लागू हुआ था और उसके तहत सीमा निर्धारित कर दी गई थी। उस सीमा तक भूमि रख पाएंगे, उससे अधिक नहीं रख पाएंगे। 1954 तक जागीर व्यवस्था थी प्रदेश में और देश आज़ाद 47 में हुआ, 54 तक रही। उस वक्त तक जो भी ज़मीन थी, जागीरदार अपने आप में एक कस्टोडियन था, मालिक नहीं था। जागीरदार के नाम की ज़मीन नहीं थी, उनकी निजी संपत्ति अलग थी। वो कस्टोडियन के रूप में जागीरदार था। लेकिन जागीर के बाद में सीलिंग एक्ट लागू हुआ और मैं उसमें निवेदन करना चाहूँगा, जिस सोच के साथ में आज उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। आज छोटे छोटे जोत नुकसान की बात है, आज बड़े जोत की आवश्यकता है। और मैं आपको कह रहा हूँ 5 वर्ष के बाद में छोटे जोत समाप्त हो जाएंगे हमारे, हमें बड़े जोत की तरफ विचार करना होगा। लेकिन वो सीलिंग एक्ट में 3-3 पीढ़ी के लोगों ने बेच दिया मंत्री महोदय। 3-3 पीढ़ी ने, बेचने वाला, खरीदने वाला, 3-3 पीढ़ी मर चुके वो। और आज भी धारा 15(2) के तहत किसी भी वक्त सरकार चाहे, सक्षम न्यायालय से फैसला हो रखा है और उस फैसले के बाद में धारा 15(2) के तहत सरकार 100 वर्ष बाद भी उस केस को रीओपन कर सकती है। और उस समय आप सोचो कि उस किसान की क्या दुर्दशा होगी जिसने खरीदा। बेचने वाला दुनिया छोड़ चुका है, खरीदने वाला भी छोड़ चुका है, उसकी तीसरी पीढ़ी उस दंश को आज भी भुगत रही है। मैं चाहूँगा सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया जाए और जो सक्षम न्यायालय से जो ये फैसले हो चुके हैं वो रीओपन नहीं हो और उसको मान्य किया जाए, और अन्यथा ये तो अंत विहीन है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा सभापति महोदय कि इसके बारे में भी सोचा जाए। अंतिम बात कह के मेरी बात समाप्त करूँगा। आपने समय बोलने तक के लिए दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, हम सभी बात करते हैं राजस्थान में राजस्थानी भाषा की। राजस्थानी भाषा वो भाषा है जो हमारे दिल के जज्बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं। और आज मैं राजस्थानी भाषा के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2003 के अंदर मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने संकल्प पारित किया विधानसभा के अंदर। ये सोच मुख्यमंत्री जी की है, उसके बाद में आगे एक कदम भी हम नहीं बढ़ पाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज मैं राजस्थानी भाषा की पैरवी करते हुए हिंदी में बात कर रहा हूँ। मेरी माइड भाषा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे विधानसभा में माइड भाषा के लिए हमें मान्यता नहीं है। ये दुर्भाग्य हमारा। आज गुजरात चले जाओ, पंजाब चले जाओ, साउथ में कहीं चले जाओ, सब जगह वहाँ की स्थानीय भाषा को मान्यता है। और तो और मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में हमारे
नेपाल के अंदर संवैधानिक दर्जा राजस्थानी को मिला हुआ है। सभापति महोदय, हमारे यहाँ से एक सांसद चुने, छुट्टी का टाइम है, लोगों को अपने घरों पे जाना है, बाद में कर लेंगे बात। सर मैं ये माइड भाषा की बात है, मुझे 5 मिनट का समय आप कृपया हमारा करके याद आ रहा है सबको अपना अपना घर है, काहे क्या सर 5 मिनट। ये सब राजस्थानी आप पक्ष में है, ये देखो सर सब पक्ष में है, मुझे समय दें, मैं मेरी बात को प्रस्तुत कर 2 मिनट में सकूं। अपनी बात समाप्त करें। सर मेरी बात समाप्त हो, जब तक अंतिम बात कह रहा हूं। माइड भाषा की बात करें तो नेपाल के अंदर हमारे झुंझुनू जिले से गए हुए सांसद चुन के गए और उन्होंने राजस्थानी भाषा में शपथ ली है। सभापति महोदय, 1901 में लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज गियरसन ने करवाया था और उसमें राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र समूह परिभाषित किया है 1901 में। और 1909 के अंदर सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, द इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया में ये निश्चित किया गया था जो भी अधिकारी राजस्थान में रहेगा उस अधिकारी को राजस्थानी भाषा का संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण राजस्थानी भाषा आनी चाहिए। ये बात उस वक्त 1909 में अंग्रेज सरकार के वक्त ये दस्तावेज जारी हुए। मैं सभापति महोदय, आप इधर देख रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बीच में ही मेरी बात को कह रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। केंद्रीय भाषा अकादमी ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दे रखी है और उन्होंने सभापति महोदय 5 लोगों को, राजस्थानी सभापति महोदय, सभापति महोदय 5 लोगों 2 मार्च